हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन भारद्वाज और मैं फिर से आपके एक सामने हूं इस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के साथ। आज के लेक्चर में हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। इन अ वेरी क्विक वे वी विल रिवाइज द कंप्लीट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव टू दिस इंट्रोडक्शन। व्हाट इंट्रोडक्शन says? First of all, sales of goods act applies only to the movable goods. This statute talks about the movable goods. So section 4(1) of the sales of goods act says a contract of sale of goods is a contract where the seller transfer or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. So this is a simple definition. So we move forward with the history. अब हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें क्या है, तो प्रोविजंस सेक्शन 76 to 123 was first in the Indian Contract Act, but now these sections are replaced and has been repealed in the Indian Contract Act, has been applied to the Sales of Goods Act. So now these are provisions which are applicable in the Sales of Goods Act. So Indian Contract Act से उठा के इन provisions को Sales of Goods Act में रख दिया। अब Sales of Goods Act जो एक नया एक्ट बन गया है और सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के थ्रू ये रिपील हो गए सारे सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और ये सारे के सारे आ गए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। तो इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री है, ज्यादा और डिटेल हिस्ट्री में जाने की जरूरत है नहीं है। एंड स्कोप एंड एक्सटेंड इफ यू सी द फर्स्ट लाइन से टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स। टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स, तो ये क्या करता है, डिफाइन करता है एंड देन अमेंड करता है। First it will define the law, then it will amend the law. Okay, so parent act यहाँ पे क्या हुआ, पेरेंट एक्ट हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो कहाँ से आया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आया है। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे हो गया पेरेंट एक्ट। ओके, नाउ वी कम टू द डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 4। सो डेफिनेशन कहती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereby the seller transfer or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. ठीक है, so first thing is there must be two parties, seller or buyer, bilateral contract, the first ingredients. So there must be two parties. Second is sales of goods, so there must be sale of goods. If there is no sales of goods, there is no benefit of sales of goods act and the provision of it. And the third is the money consideration. So whatever the transaction is happening here is for the money consideration. If you are not paying the money, if you are not paying the price, then there is no contract of sale. तो यहाँ पे प्राइस बहुत जरूरी है, प्राइस पे करना बहुत जरूरी है। ओके, बात है थोड़ा सा बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कंसेंसुअल, बायलैटरल एंड कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे तीन चीजें होनी चाहिए, कंसेंसुअल होना चाहिए, बायलैटरल होना चाहिए, कम्यूटेटिव। कंसेंसुअल का मतलब हो गया कि देयर मस्ट बी अ कंसेंसस, देयर मस्ट बी अ कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। ठीक है, बायलैटरल हो गया बिटवीन द टू पार्टीज, इट मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी टू पार्टीज। और कम्यूटेटिव का मतलब हो जाता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट परचेज होना चाहिए। इफ आई एम गिविंग यू 5 रुपीज, मुझे 5 रुपीज का सामान चाहिए। इफ आई एम गिविंग यू 100 रुपीज, मुझे 100 रुपीज का सामान चाहिए। ओके, ये केस है आपका स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एंड कंपनी का। तो इसमें क्या बोलता है कि पार्टनरशिप फॉर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड सरप्लस एसेट्स इंक्लूडिंग सम गुड्स वर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन स्पेसीज। अब इसमें क्या कहता है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर देते हैं और डिसॉल्व करने के बाद में व्हाटएवर द सरप्लस एसेट्स आता है दैट सरप्लस एसेट्स इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। तो सेल टैक्स ऑफिसर आते हैं, सेल टैक्स ऑफिसर चार्ज कर देते हैं टैक्स, सेल टैक्स। अब केस जाता है कोर्ट में कि सेल थी भी या नहीं थी, तो कोर्ट डिसाइड करता है कि भाई ये सेल नहीं थी, so there will not be any kind of sale tax on it. It was just a distribution, it was just a simple distribution after dissolution of the firm, so this was not a sale. आगे केस देखते हैं ग्राफ वर्सेस इवन का। द एक्यूज वाज द मैनेजर ऑफ अ क्लब। तो इसमें क्या था, ये मैनेजर था एक क्लब का, बट इसके पास कोई लाइसेंस नहीं था इंटॉक्सिकेटिंग लिकर डिस्ट्रीब्यूट करने का। बट इसने क्या किया, अपने मेंबर्स को एक फिक्स प्राइस में लिकर डिस्ट्रीब्यूट किया ऑन हिज पर्सनल कैपेसिटी, नॉट ऑन द कैपेसिटी ऑफ द एनी लाइसेंस और एनी बिजनेस पर्पस। ठीक है, तो इसमें भी कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये सेल नहीं है। चित्तौड़ वर्सेस मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। सो दिस इज अ केस, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेयर अ कंपनी पास अ रेजोल्यूशन transferring a number of buses to a partnership consisting of certain person who were also the member of the company, this was held to be sale। अब ये हेल्ड होगी, सेल क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी और फर्म की बात हो रही है। तो कंपनी इज ऑल्सो लीगल पर्सन और फर्म इज ऑल्सो लीगल पर्सन, तो बोथ आर द लीगल पर्सन एंड देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द लीगल पर्सन। कुछ चीजें ट्रांसफर हो रही हैं और पैसा आ रहा है, तो ये होगी सेल। ठीक है बच्चों।
अब देखते हैं किंग वर्सेस इंग्लैंड का केस। अब किंग वर्सेस इंग्लैंड के केस में कुछ चीजें बोली थी कि देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर सिमिलर अ पार्टनर मे सेल द फर्म एंड वाइस वर्सा। तो जो पार्ट ओनर होते हैं ना, सपोज आप और मैं मिलके एक एसी खरीदते हैं, सपोज 40,000 का एसी आता है, 20,000 आप देते हो, 20,000 मैं देता हूँ। लेकिन कुछ दिन के बाद कहता हूँ कि यार ये एसी मुझे चाहिए, मुझे ही दे दो कंप्लीटली, मैं ऐसे चक्कर नहीं चाहता। तो आप 20,000 रुपीज मैं आपको दे देता हूँ और आप मुझे वो एसी, मैं कंप्लीट ओनर बन जाता हूँ। तो ऐसे केस में ना पार्ट ओनर में ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है ऐसे करके। बट क्या है, देयर आर सम एक्सेप्शन टू दिस प्रोविजन ऑफ द लॉ। इन सर्टेन सिचुएशन अ पर्सन कैन परचेज हिज ओन गुड्स। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, जनरल चीज क्या होती है कि अपनी चीज को हम खुद नहीं खरीद सकते, क्योंकि हम तो ओनर है ना, वी आर द ओनर। बट हम अपनी चीज को खुद नहीं खरीद सकते, तो बट देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ इट। अब पहला एक्सेप्शन क्या है इसका, कि इन केस ऑफ कोओनरशिप इन गुड्स, अ पार्ट कोओनर कैन परचेज अ पार्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कोओनर। अब जो मैंने एसी वाला एग्जांपल दिया, इसमें क्या है, अगर मैं किसी चीज का कोओनर हूं तो मैं उसको कंप्लीटली खरीद सकता हूं। तो थी तो वो चीज मेरी, लेकिन हाफ थी, तो मैंने खरीद ली पूरी। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आता हूँ। इन एन ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल में क्या होता है कि वो चीज मेरी है, सपोज मैंने ऑक्शन में दे दी वो, लेकिन क्या होता है ऑक्शन में मेरा माइंड डाइवर्ट होता है या मेरा प्लान चेंज होता है और मैं उसको दोबारा खरीद लेता हूँ। तो ये सेकंड एक्सेप्शन है आपका। थर्ड एक्सेप्शन क्या कहता है, थर्ड एक्सेप्शन कहता है एग्जीक्यूशन सेल्स। एग्जीक्यूशन आप समझते हो, सिविल केसेस में एग्जीक्यूशन होता है। सिविल केसेस में जब डिक्री पास होती है, कोर्ट जो भी केस डिसाइड करता है उसे कहते हैं डिक्री। और डिग्री पास होने के बाद जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। तो ना हो मुझे ही मिल जाए और मैं पैसे दे दूं कहीं से अरेंज करके। तो अगर कोर्ट परमिट कर देता है तो जजमेंट डेटर को ही वो चीज दी जा सकती है और वो खरीद सकता है। तो उसकी चीज थी और उसी ने दोबारा खरीदी एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया। और फोर्थ पॉइंट आओगे, इन केस ऑफ पार्टनरशिप where it is not a legal person, a person can sell the goods to a partnership and vice versa। अब पार्टनरशिप में भी यही होता है। अब पार्टनरशिप में एक दूसरे पार्टनर होते तो वो सारे पार्टनर हैं, जॉइंट, देयर आर द जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। बट पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर दूसरे को पूरी पूरी प्रॉपर्टी देना चाहता है तो दे सकता है। तो ये थे आपके 4 एक्सेप्शंस ऑफ इट। अब बात कर लेते हैं सेल्स ऑफ गुड्स की यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या होता है, तो सब्जेक्ट मैटर जो होता है ना, सब्जेक्ट मैटर सेल्स ऑफ गुड्स में होगा गुड्स। और गुड्स की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 7 में। तो गुड्स मींस क्या होगा, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। तो यहाँ पे क्या है, सारी मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में आएंगी, बस एक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़ के। तो मनी तो आप जानते ही हो, मनी कैश में मनी जो होता है। एक्शनेबल क्लेम होता है अनसिक्योर्ड डेट जो होते हैं, अनसिक्योर्ड डेट उनको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। अब अनसिक्योर्ड डेट क्या हो गए, अनसिक्योर्ड डेट्स हो गए जो जिन पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। सपोज अगर मैं कोई इंश्योरेंस ले रहा हूँ या फिर किसी को प्लेज दे रहा हूँ, तो प्लेज में तो सिक्योरिटी होती है, तो एक्शनेबल क्लेम नहीं होगा। एक्शनेबल अदर देन एक्शनेबल क्लेम, तो अनसिक्योर्ड डेट जो होते हैं वो होते हैं एक्शनेबल क्लेम। सपोज मैंने आपको 5,000 रुपीज दे दिए बिना किसी सिक्योरिटी के, वो एक्शनेबल क्लेम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो गुड्स में इंक्लूड क्या क्या होता है, इंक्लूड होता है स्टॉक, इंक्लूड होते हैं, शेयर इंक्लूड होता है, ग्रोइंग क्रॉप्स जो है वो इंक्लूड होती हैं, ग्रास जो है, और थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड। यानी कि अगर कोई मशीन है वो जमीन में अटैच होती है, वॉल में अटैच होती है, बट वो अलग की जा सकती है, जरूरत पड़े तो हम उसे अलग कर सकते हैं। ऐसी चीजें भी मूवेबल गुड्स की कैटेगरी में ही आएंगी। ठीक है, अब आते हैं सब्जेक्ट मैटर का, जो फर्दर देखते हैं क्या है। द गुड्स में बी इधर एग्जिस्टिंग गुड्स ओन्ड और परचेज्ड बाय द सेलर ऑफ फ्यूचर गुड्स। तो इसमें क्या है, सेक्शन 6 बात करता है कि इसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ना हम फ्यूचर की बात भी, सपोज कोई गुड्स मैं फ्यूचर में एक्वायर करने वाला हूँ, मैन्युफैक्चर करने वाला हूँ या कहीं से प्रोड्यूस करने वाला हूँ, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो सकती हैं। सो दैट गुड्स कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। सो इन दिस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट द एग्जिस्टिंग गुड्स एंड द फ्यूचर गुड्स मे बी इंक्लूडेड। आगे देखते हैं, तो 10 गुड्स इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल गुड्स। ठीक है, तो इसमें गुडविल भी आ रही है। देखो मूवेबल गुड्स में है ना, इस स्लाइड में देखोगे तो आप गुडविल भी आती है, कॉपीराइट भी आता है मूवेबल गुड्स में, ट्रेडमार्क भी आ रहा है, पेटेंट भी आ रहा है, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, शिप्स, ये सारी चीजें आपका मूवेबल गुड्स में आ रही हैं। मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स आर एक्सक्लूडेड। तो आपको मैंने बता ही चुका हूं, मनी और एक्शनेबल क्लेम जो है वो एक्सक्लूड हो गए हैं यहाँ पे गुड्स की कैटेगरी में। गुड्स की कैटेगरी से मनी और एक्शनेबल क्लेम जो है एक्सक्लूड हो गए। अभी देखते हैं मनी कंसीडरेशन और लास्ट इंग्रेडिएंट्स आपने जो पढ़ा था वो मनी कंसीडरेशन का पढ़ा था। तो मनी कंसीडरेशन या फिर प्राइस, प्राइस बहुत जरूरी है आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए।
तो द कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स मस्ट बी मनी कॉल्ड द प्राइस, इसको प्राइस बोलते हैं यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, ठीक है। तो वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फॉर एनी कंसिडरेशन अदर देन मनी दैट विल नॉट बी सेल बट एन एक्सचेंज ऑफ बार्टर, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज मैं कोई चीज के बदले चीज ले रहा हूँ, यानी कि मैं आपको सम गुड्स देता हूँ और गुड्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो वो हो गया एक्सचेंज या बार्टर, वो सेल नहीं हुआ। या फिर मैं सेल के बदले कुछ प्राइस लेता हूँ, मनी लेता हूँ, तो वो सेल है। या फिर किसी गुड्स की सेल के लिए मैं कोई और गुड्स लेता हूँ, उसके साथ में प्राइस मतलब कुछ मनी भी लेता हूँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो सेल हो जाएगा। सपोज हम कहते हैं ना, जैसे पुरानी कार लो नई कार ले जाओ, तो मैं आपको पुरानी कार देता हूँ और कुछ पैसे भी देता हूँ, उसके बदले में आप मुझे नई कार दे देते हो, तो दैट इज ऑल्सो सेल, ओके। अब एल्ड्रिज वर्सेस जॉनसन जो था, ये इसी तरीके का केस है। उसमें क्या था, कार सेलिंग होती थी तो पुरानी कार देके और कुछ पैसे देके नई कार ले लेते थे। तो यहाँ पे कोर्ट कहता है कि ऐसे जो केसेस होते हैं, इसमें 2-3 और केसेस और फैक्ट्स भी हैं, वो आप थोड़ा सा इस स्लाइड को पॉज करके रीड कर सकते हो। तो इस तरीके के जो केसेस हैं, इस तरीके के जो सिचुएशन है, वो सेल होंगी, जिसमें हम कोई गुड्स भी दे रहे हैं, प्राइस भी दे रहे हैं, उसके बदले में नई गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है। सेल एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल, अब बात आती है सेल एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल की। सेल की डेफिनेशन तो आपने पढ़ी, ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर फॉर अ प्राइस। अब यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल, अब एग्रीमेंट टू सेल को अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे थर्ड फोर्थ लाइन से, तो ना कौन फोर्थ लाइन से पढ़ोगे ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल व्हेन देयर इज एन एक्चुअल सेल ऑफ गुड्स इट इज नोन एज सेल, whereas if there is an intention to sell the goods at a certain time in future or some conditions are satisfied it is called agreement to sell। अगर मैं कोई इंटेंशन शो करता हूँ कि फ्यूचर में इस डेट पे जब मेरे पास गुड्स होगी या आ जाएगी, या फिर आप कोई कंडीशन फुलफिल कर दोगे, देन मैं आपको सेल कर दूंगा, तो दिस इज एग्रीमेंट टू सेल। दिस इज नॉट एक्चुअल सेल, दिस इज अ agreement to sell, because I am throwing some conditions, I am putting some conditions on you, and until and unless you are not fulfilling that condition I am not selling that goods to you, so this is a agreement to sell। So this is a basic difference between the agreement to sell and sale। यहाँ पे थोड़े से की डिफरेंसेस हैं। ऑल्सो द फॉलोइंग आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन है। फर्स्ट पॉइंट जो आपका डेफिनेशन है कि मैंने क्या किया है, व्हेन द वेंडर सेल द गुड्स कस्टमर फॉर अ प्राइस एंड ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम वेंडर टू द कस्टमर टेक्स प्लेस एट सेम टाइम देन इट इज नोन एज सेल। ये सेल हो गई, ठीक है। But when the seller agrees to sell the goods to the buyer at future specified date or after the necessary conditions are fulfilled, then it is known as agreement to sell। अब सेकंड पॉइंट देखो, नेचर ऑफ सेल इज एब्सोल्यूट। अब सेल हो गई तो एब्सोल्यूट हो गई ना, है ना। एग्रीमेंट टू सेल जो कंडीशनल है, तो जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी वो फ्यूचर में एग्रीमेंट टू सेल नहीं बनेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एग्जांपल ऑफ एग्जीक्यूटेड सेल कॉन्ट्रैक्ट, और ये एग्रीमेंट टू सेल होता है एग्जीक्यूटरी, यानी सेल क्या हो, सेल हो चुकी है इसलिए एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, और एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर में होना है इसलिए एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ जाओ, फोर्थ पॉइंट में रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू द बायर। अब इसमें सेल्स में क्या होता है, रिस्क और रिवॉर्ड्स ही ट्रांसफर हो जाते हैं, वहाँ ये हो जाते हैं बायर के पास, ठीक है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में सेल तो हुई नहीं है, तो कुछ ट्रांसफर भी नहीं होगा, तो रिस्क और रिवॉर्ड्स भी ट्रांसफर नहीं होंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में आते हैं, तो गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज। अगर गुड्स लॉस्ट होती है, डैमेज होती है, तो जिसने गुड्स खरीदी है वही लायबल होगा, ठीक है। बट एग्रीमेंट टू सेल में तो पोजीशन जो है, ओनरशिप जो अभी भी सेलर के पास ही है, सेल हुई नहीं है ना एग्रीमेंट टू सेल में, तो उसके में कोई भी कुछ भी लायबिलिटी जो होगी वो सेलर की होगी। टैक्स इज इम्पोज, सेल हो गई तो टैक्स इम्पोज हो जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल में सेल हुई नहीं है तो टैक्स इम्पोज नहीं होगा इन द केस ऑफ सेल। तो जो राइट्स जो है वो आपके बायर के पास ट्रांसफर हो जाएंगे सेल में, और एग्रीमेंट टू सेल में सेल जब हुई नहीं है तो कोई राइट्स भी ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। कंडीशन एंड वारंटीज, अब हम देख लेते हैं। देखो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का ये जो हो गया इंट्रोडक्टरी, थोड़ा डेफिनेशन का पार्ट हो गया, देन वी कम टू द कंडीशन एंड वारंटी। और कंडीशन एंड वारंटी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। तो देखोगे कंडीशन की डेफिनेशन पहले देखो, तो कंडीशन की डेफिनेशन जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में दे रखी है, तो पढ़ोगे तो कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। मतलब जो मैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहा हूं उसका जो मेन पर्पस है, उससे रिलेटेड जो कंडीशन या टर्म्स हैं वो जो है कंडीशन होगी, उनको बोलेंगे कंडीशन। जो भी स्टिपुलेशन है, जो भी टर्म्स हैं जो मेन पर्पस से रिलेटेड है। सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि आप मुझे दे दो, जैसे आप मुझे 10 लीटर ऑफ
मस्टर्ड ऑयल चाहिए, मुझे 10 लीटर मस्टर्ड ऑयल चाहिए, बट आप मेरे को क्या लाते हो, आप मेरे को आमंड ऑयल ले आते हो, ठीक है। तो आमंड ऑयल तो मुझे चाहिए नहीं था, मुझे चाहिए था मस्टर्ड ऑयल। तो आपने तो जो मेरा पर्पस था जो मस्टर्ड ऑयल से होना था वो तो वही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फिर किस बात का कॉन्ट्रैक्ट? तो मैं तो कंप्लीटली मना कर दूंगा ना, कंप्लीटली रेपुडिएट कर दूंगा मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। सो कंडीशन इज स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। तो जब भी कंडीशन का ब्रीच होगा, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट, कंप्लीटली रेपुडिएट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो thus the condition is that stipulation which goes to the roof of the contract and thus form the basis of the contract. It is essential to the main purpose of the contract. It is that obligation the non-fulfillment of which may fairly be considered as a substantial failure to perform the contract at all. Therefore, if a condition is not fulfilled, the buyer has a right to put an end to the contract and also recover damages for the breach of contract, ठीक है। तो रेपुडिएट भी कर देगा और जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी वजह से वो भी हम रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। बाल्टी वर्सेस मार्शल करके केस है, इसमें क्या होता है, मोटर कार डीलर की बात हो रही थी, उसे चाहिए थी एक कार टूरिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो कार टूरिंग पर्पस के लिए थी, वो कार वाले के पास जाता है, कार वाला उसे पकड़ा देता है बुगाटी कार। बुगाटी कार बाद में पता चलता है ये तो टूरिंग पर्पस के लिए है ही नहीं है, तो उसका तो मेन पर्पस जो था वही वायलेट हो गया। तो उसने क्या किया, बुगाटी कार लौटा दी और पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रेपुडिएट कर दिया, उसने कार रिजेक्ट कर दी, ठीक है। तो उसे रिफंड प्राइस करना पड़ेगा। डेफिनेशन ऑफ वारंटी आ जाओ, तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 की बात करता है डेफिनेशन ऑफ वारंटी की, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब कंडीशन में हम क्या पढ़ रहे थे, रिलेटेड टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और वारंटी में मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। तो वारंटी में क्या है, जो मेन पर्पस के जो कोलेटरल टर्म्स हैं उनसे अगर रिलेटेड है तो वो वारंटी है। वारंटी में क्या है, हम कंप्लीटली रेपुडिएट नहीं करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, हाँ, बट हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसकी वजह से वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड वारंटी। तो अगर सपोज अगर बाहर अगर जो कार वाला केस था, अगर उसमें कहता हूँ, मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द माइलेज और व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस कार, तो कार वाला से दैट दिस द माइलेज ऑफ दिस कार इज 15 किलोमीटर पर लीटर, बट इन एक्चुअल द माइलेज इज ओनली 12 किलोमीटर पर लीटर। सो आई से दैट योर स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट। आई डिस्कवर्ड दैट द माइलेज इज नॉट 15 किलोमीटर बट इट इज 12 किलोमीटर पर लीटर। But in such a situation, in such a violation, I cannot repudiate the contract completely. Yeah, but I can claim for the damages. I can claim for the losses. So this is this is the terms of warranty. अब डिस्टिंक्शन देखो कंडीशन और वारंटी के बीच में, तो पहला तो आपको पता ही है, कंडीशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वारंटी कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन में क्या है, ब्रीच ऑफ द कंडीशन हो गया तो पार्टी एबंडन कर देगी, रेपुडिएट कर देगी। सेकंड में क्या है, अफेक्टेड पार्टी डैमेजेस क्लेम करेगी वारंटी में। थर्ड में रेमेडी क्या है, हम ब्रीच रेपुडिएट भी कर सकता हूँ और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन वारंटी में क्या मेरे पास रेमेडी है, वो ब्रीच ऑफ कंडीशन में ट्रीट करूंगा उसे और डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। काइंड्स ऑफ कंडीशंस, अब देखो जैसे काइंड्स होते हैं, काइंड्स ऑफ कंडीशंस हैं यहाँ पे। एक तो एक्सप्रेस कंडीशन है, एक्सप्रेस कंडीशन होती है जो कि हम कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली दोनों पार्टी बैठ के कंसेंट देके एक्सप्रेसली लिखते हुए होती हैं एक्सप्रेस कंडीशन। इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होती हैं, इम्प्लाइड कंडीशंस वो होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखी नहीं होती हैं, बट दे आर सम इम्प्लाइड कंडीशंस, वो इम्प्लाइड होती हैं, प्रिजम्पशन होती हैं, एजम्पशंस होते हैं। तो सेक्शन 14 to 17 कुछ ऐसी कंडीशंस की बात करता है, उनको कहते हैं इम्प्लाइड कंडीशंस। सो इम्प्लाइड कंडीशंस में आप पढ़ोगे तो एक तो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द टाइटल है। टाइटल यानी कि अब देखो मैं किसी से कोई चीज खरीद रहा हूँ तो मुझे शॉर्ट होगा कि इसका ओनर है, ये इंसान जो है इसका ओनरशिप होगी, इसके पास टाइटल होगा, इसके पास सेल करने का राइट्स होगा। तो ये जो है इम्प्लाइड कंडीशन हो जाती है। तो इसका ब्रीच करोगे तो भैया फिर वो कंडीशन जो है आपकी कंडीशन वायलेट हो जाएगी। ओके, ये आपका रॉयलैंड वर्सेस डिवल का केस है, आप इसको पढ़ना केस को। ये 6 मंथ तक इसने डिप्राइव किया, जो मनी था वो पे नहीं किया, तो रेपुडिएट करना पड़ा कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है इम्प्लाइड कंडीशन। अब देखो जो मैं डिस्क्रिप्शन की चीज मांग रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्शन है वो मुझे चाहिए, ठीक है। अब उस डिस्क्रिप्शन की मुझे चीज नहीं मिल पा रही है, तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं रेपुडिएट कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो आप ये देखना, इसमें एक एग्जांपल भी है कि न्यू कार चाहिए थी लेकिन उसने ओल्ड कार पकड़ा दी धोखे से, तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा कार को, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 62 में। सेक्शन 62 में क्या है, मर्केंटेबल क्वालिटी।
अब जो मर्केंटेबल क्वालिटी की गुड्स मुझे चाहिए थी वो मर्केंटेबल क्वालिटी की गुड्स मुझे मिल नहीं रही है, मुझे दी नहीं जा रही है, तो आई कैन रेपुडिएट दी होल कॉन्ट्रैक्ट। आप इसको ध्यान से पढ़ना है कि शुगर शेक, इसमें एग्जांपल भी एक शुगर शेक का, जो कि शुगर शेक जो डैमेज हो गई थी एंड्स की थ्रू, द शुगर शेक वाज कंप्लीटली डैमेज, सो दिस इज नॉट ऑफ द मर्केंटेबल क्वालिटी रिक्वायर्ड, सो द कॉन्ट्रैक्ट वाज रेपुडिएटेड हियर। The implied condition especially in case of eatables must be wholesome and sound and reasonably fit। तो जो eatables प्रोडक्ट है ना उनके केस में तो और भी ज्यादा ध्यान देना है, उसमें कोई जम्स ना हो, बैक्टीरिया ना हो, टाइफाइड ना हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल है, जैसे मिल्क में टाइफाइड मिला और उसकी डेथ हो गई थी, तो वाइफ कैन क्लेम डैमेजेस। ओके, implied conditions as to the sale by sample। तो in the light of section 17 of the act, in a contract of sale by sample there may be following implied conditions। अब सेल ऑफ सैंपल क्या है? सैंपल जो क्वालिटी, साइज, कलर, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए बायर को कि वही चेक कर सके भाई सैंपल है कि नहीं है, डिफेक्ट है कि नहीं है, वो देख सके। तो जो सैंपल मैंने दिया है उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सपोज मुझे रेड ऑरेंजेस चाहिए थे और आप जो पिंक ऑरेंजेस दे रहे हो मुझे, तो दैट इज नॉट गुड। ओके, तो द थिंग्स मस्ट बी अकॉर्डिंग टू दी सैंपल। आगे आ जाते हैं सेल बाय सैंपल एड एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। अब मैंने क्या किया है, मैंने सैंपल भी शो किया और जो डिस्क्रिप्शन जिस तरीके की चीज मुझे चाहिए मैंने वो भी शो करी है। तो मुझे दोनों तरीके की चाहिए, अदरवाइज जो कंडीशन जो है वो ब्रीच होगी तो मैं रेपुडिएट कॉन्ट्रैक्ट को कर दूंगा। अब आ जाते हैं वारंटी पे। वारंटी में भी सिमिलरली ऐसे ही है। तो वारंटी में भी एक्सप्रेस वारंटी है पहले, तो एक्सप्रेस वारंटी जो बैठ के मैंने कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट में डाली है। इम्प्लाइड वारंटी जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है बट वो एजम्पशन या प्रिजम्पशन के थ्रू, कुछ एजम्पशन या प्रिजम्पशन होते हैं जो कि ऑब्वियसली होने ही होने हैं, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड वारंटी। इसमें भी अनडिस्टर्ब पोजीशन होना चाहिए। तो फर्स्ट आपकी वारंटी इम्प्लाइड वारंटी अनडिस्टर्ब पोजीशन। तो मैं जो है उसका जो पोजीशन जो उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, यानी कि उसको एक बार गुड्स को लेने के बाद में, देने के बाद में उसको वापस नहीं लूंगा या उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सपोज अगर मैं चोरी की गाड़ी दी है उसे, सपोज मैंने स्टोलन कार है, आई हैव ट्रांसफर्ड इट टू द बायर, then in that case there must not be the disturbance in the possession। और ऐसा कुछ होता है तो वारंटी ट्रीट की जाएगी और डैमेज कैन बी। वारंटी एज टू द फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बरेंसेस, ये वारंटीज हैं, समझ रहे हो ना। अगर ये वॉलेशन होते हैं तो आप रिजेक्ट तो नहीं करोगे, रेपुडिएट तो नहीं करोगे, बट डैमेज क्लेम कर सकते हो। अब एनकम्बरेंसेस क्या होता है? एनकम्बरेंसेस होते हैं बर्डन, कुछ बर्डन है, कुछ लोन ले रखा है मैंने उस चीज पे, कुछ जैसे कोई ज्वेलरी है तो मैंने ज्वेलरी पे लोन ले रखा है, तो दैट इज कॉल्ड एनकम्बरेंसेस है, बर्डन या एनी अदर बर्डन। ठीक है, तो दैट आल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ वारंटी। So that also comes under category of warranty। Implied warranty to disclose dangerous nature। अब देखो कोई dangerous nature goods होती है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर मैं कोई चीज सेल कर रहा हूँ, if it is of dangerous nature then I have to disclose that this is a goods of dangerous nature। ठीक है, and if I am not disclosing it then I will be liable। So this is also called as a warranty। It is also treated as a warranty, so I can claim damages for it। अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन कंडीशन वारंटी। वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बट मीनिंग हो गया। मीनिंग जो मीनिंग है आप जानते ही हो, मैं बता चुका हूँ आपको। प्रोविजन 12 to 12(3) है। पर्पस जो है इसका, ये मेन पर्पस, ये कोलैटरल टू द मेन पर्पस है। ब्रीच होता है तो आप रेपुडिएट कर सकते हो, उसमें डैमेजेस कर सकते हो, रेमेडीज इसमें डैमेजेस ले सकते हो, रेपुडिएशन दोनों अवेलेबल है। वारंटी में ओनली डैमेजेस अवेलेबल है। ओके, तो दीज आर द डिफरेंसेस। When does condition sink to the level of warranty? So the condition warranty कब बन सकती है? Suppose वो condition थी, it was related to the main purpose of the contract, but ये warranty कब बन जाएगी? जब या तो बायर खुद, फर्स्ट पढ़ो, या तो बायर खुद वेव कर दे सेकंड, या फिर बायर जो है ट्रीट करे कंडीशन को वारंटी के जैसे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का हो जो कि इंडिविजिबल हो, यानी कि वो ब्रेक नहीं किया जा सकता कॉन्ट्रैक्ट, यानी डिवीजन नहीं करे जा सकते उस कॉन्ट्रैक्ट के। और मैंने कुछ पार्ट जो उसका एक्सेप्ट कर लिया या होल ऑफ द उसकी गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, उस केस में क्या होगा? कंडीशन जो वारंटी ट्रीट होगी। ठीक है, आगे कंक्लूजन, इसी का कंक्लूजन है, बट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर। अब डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर, ये जो डॉक्ट्रिन है यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आपको ये डॉक्ट्रिन मिलेगी, डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर। इसका मीनिंग सिंपल सा मीनिंग होता है, लैटिन टर्म है, इसका मतलब है लेट द बायर बी अवेयर। अब देखो बात क्या थी यहाँ पे, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम सेलर की कह रहे थे कि सेलर लायबल होगा, सेलर लायबल होगा हमेशा।
बट ये क्या करता है, लेट द बायर बी अवेयर, इन्होंने क्या किया कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दी बायर के ऊपर, कि बायर जब आ रहा है चीज खरीदने, जो उसे चीज चाहिए और वो देखे ना उसे क्या चाहिए, उसे जो चाहिए वो मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो क्यों खरीद रहा है, वो खरीदी परचेज ही क्यों कर रहा है। तो इस तरीके से ना उन्होंने लेट द बायर बी अवेयर के नेम पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बायर के ऊपर डालने की कोशिश की है इस डॉक्ट्रिन ने। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कोएबिट एम्प्टर आप देखोगे थोड़ा सा तो सेक्शन 16 में जाओगे, देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस ऑफ फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस ऑफ द गुड सप्लाइड अंडर सच अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप ये स्लाइड पॉज करके थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे, तो आप यही देखोगे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी जो है वो सॉरी वो बायर के ऊपर थोपने की कोशिश की गई है। So this doctrine says that seller will not be responsible for this. The buyer himself is responsible for the choice he made. देख रहे हो ना, the buyer himself is responsible for the choice he made. यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर ने क्या किया, बायर को ही रिस्पॉन्सिबल कर दिया कि अगर मैं बायर हूँ, इफ आई एम अ बायर, आई एम परचेजिंग एनीथिंग, if I am choosing anything, then I have to be more conscious about the fitness, quality and usefulness of the product. So I am the liable person. Okay, तो एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लास्ट में एक एग्जाम्पल देखो कि हॉर्स का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल उसे चाहिए था हॉर्स रेसिंग पर्पस के लिए, बट द हॉर्स वाज नॉट कैपेबल ऑफ रेसिंग पर्पस, बट उसने बोला नहीं और उसने चीज सेल कर दी, तो यहाँ पे इसने बायर को ही लायबल कर दिया क्योंकि बायर ने जो बताया नहीं था कि आई एम परचेजिंग अ हॉर्स फॉर रेसिंग पर्पस। अब आ जाते हैं हाउएवर द बायर कैन शिफ्ट द रिस्पांसिबिलिटी टू द सेलर। अब बायर जो है रिस्पांसिबिलिटी सेलर पे शिफ्ट कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है, या तो वो बता दे कि मुझे भाई ये चीज चाहिए, वो चाहिए नहीं है, या फिर वो बताता है और उसकी नॉलेज जो है, जो सेलर की जो नॉलेज है, टेक्निकल एक्सपर्टीज है, उस पर रिलाई करता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, तो बायर से रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है शिफ्ट सेलर के पास। अब ये आ जाते हैं एक्सेप्शन टू दी डॉक्ट्रिन ऑफ कैविटी एम्प्टर। अब देखो हम कह रहे थे कि बायर लायबल होगा, बायर को देखना है, बायर मस्ट बी कॉन्शियस, बायर मस्ट सी व्हाटएवर द फिटनेस कैपेसिटी एंड क्वालिटी ऑफ द गुड्स। बट यहाँ पे क्या है कि बायर कितना देखे क्या देखे, लेकिन फिर भी अगर कुछ गड़बड़ होती है तो सेलर लायबल हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शन है यहाँ जहाँ पे बायर लायबल नहीं होगा। या तो फिटनेस की बात आती है, बायर कहता है मुझे इस फिटनेस की चीज चाहिए, तो उसमें सेलर जैसी देगा वही सेलर ही लायबल। तो अभी अभी बात कर लेते हैं गुड्स परचेज अंडर द ब्रांड नेम। अब ब्रांड नेम के अंडर में अगर मुझे कोई ब्रांड चाहिए और मैंने उस ब्रांड की परचेज गुड्स करी है, तो मुझे पता है कि उस ब्रांड की जो चीज होगी उसके अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, तो इसमें भी सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। गुड्स सोल्ड बाय द डिस्क्रिप्शन। अब जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बताया मुझे इस तरीके की चीजें चाहिए, उस तरीके तो उस तरीके की सेलर को देनी होगी। अगर वो सेलर नहीं देता है तो उसकी गलती है, तो इसमें भी सेलर रेस्पॉन्सिबल होगा। और गुड्स ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, तो इसमें भी सिमिलर जो मैंने बताया था पहले, जिस मर्केंटेबल क्वालिटी की मुझे गुड्स चाहिए वो नहीं दिए तो उस केस में भी सेलर लायबल होगा। सेल बाय सैंपल, सिमिलरली सैंपल की चाहिए तो सैंपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, if I am giving both the thing description and sample also, the things must be according to the description and sample. The seventh is usage of trade. अब सपोज कोई गुड्स है उसको मैं यूसेज ट्रेड के अकॉर्डिंग यूज करना चाहता हूँ, तो उसमें भी जो फिटनेस जो है जो मैंने मांगी है, so the goods must be of that fitness, otherwise it will be rejected or it will be liable for the damages. फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर जो है सेलर जो है मेरे साथ कोई फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन करता है फॉर सेलिंग हिज गुड्स, then that fraud or representation will be liable for the compensation to the buyer. Nemo debt non code habit, ठीक है, Nemo debt code non habit, this is a another maxim, another doctrine, which means no one gives what he doesn't have, so no one can give a better title than he himself has. Okay, so if I am a owner, if I am a true owner, I can transfer a better title. अगर मैं ओनर हूं तो मैं ओनरशिप किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं, अगर बट मेरे पास अगर चोरी की चीज है तो मैं क्या ट्रांसफर करूंगा, चोरी की चीज ट्रांसफर करूंगा, ना कि बेटर टाइटल ट्रांसफर करूंगा। ओके, ये थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन है। डेनिंग एलजी ने जो बोला है, देयर आर टू प्रिंसिपल्स हैज बीन गिवन बाय द जस्टिस डेनिंग, नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ possesses. The second is the protection of the commercial transaction. The person who takes in good faith and for value without notice
should get a good title. ठीक है, तो वट एवर इज गेटिंग, अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन में, कोई कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन इन एनी अदर ट्रांजेक्शन, इफ आई एम गेटिंग समथिंग, तो ये मेरा गुड फेथ है कि मेरे पास जो आई है वो ट्रू ओनरशिप या करेक्ट ओनरशिप ही मेरे पास आई है. तो फर्स्ट इन टाइम फर्स्ट इन राइट, दिस इज ऑल्सो द वन काइंड ऑफ प्रिंसिपल हियर रिलेटेड टू द निमोडेट नॉन कोड हैबिट. So first in time first in right means if I am selling the thing to A, then I am selling the thing to B, then I have already transferred the thing, that ownership to the A, then the further I cannot transfer the same ownership to the B, because I have already transferred a particular goods to A. ठीक है, so that means this is the real meaning of the principle first in time first in right. Implementation of maxim in India. अब इंडिया में मैक्सिमम इंप्लीमेंट कैसे होगी, तो सेक्शन 27 ऑफ द सेल बाय नॉट पर्सन नॉट द ओनर. अब ये देखोगे सेक्शन 27 सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर, इसमें क्या है कि अ पर्सन हु इज नॉट द ओनर, वेदर अ पर्सन हु इज नॉट द ओनर कैन सेल द गुड्स. सो यहाँ पे क्या है, वैसे जनरली द पर्सन कैन नॉट सेल द गुड्स, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस मैंने आपको बताया था, या तो मर्केंटाइल एजेंट के थ्रू, मर्केंटाइल एजेंट, अगर मैंने मर्केंटाइल एजेंट अपॉइंट कर रखा है, देन मर्केंटाइल एजेंट इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बट मर्केंटाइल एजेंट कैन सेल द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ मी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मर्केंटाइल एजेंट सेल कर सकता है, या फिर जो सेलर है, या फिर कंडीशन इस तरीके की है, देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा अनलेस द ओनर ऑफ द गुड्स इज बाई कंडक्ट प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी. ठीक है, अगर आप देखते हो यहाँ पे, अगर मैं आपको शो करूँ, देखो unless the owner of the goods is by conduct precluded from denying the seller's authority to sell. यहाँ पे जो seller's authority to sell जो है, उससे जो आपका सेलर है वो प्रिक्लूड नहीं कर सकता है, जो ओनर है, सॉरी, जो ओनर है वो सेलर की अथॉरिटी को प्रिक्लूड नहीं कर सकता है, उस केस में सेल हो जाएगी, सेकंड मर्केंटाइल एजेंट के केस में सेल हो जाएगी. यहाँ पे क्या है, यही दिस स्लाइड शोज दैट इफ द टाइटल इज डिफेक्टिव, अगर आपका खुद का टाइटल जो है, खुद की ओनरशिप जो डिफेक्टिव है, तो आप क्या ट्रांसफर करोगे, डिफेक्टिव टाइटल ही ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रू टाइटल ट्रांसफर कर नहीं सकते. ओके, यहाँ पे ग्रीनवुड वर्सेस बेनेट का एक केस है, यहाँ पे जैगुआर कार का केस है ये. यहाँ पे क्या होता है कि एक जैगुआर कार होती है, उसको रिपेयर करने के लिए वो कार वाले को देते हैं, देन कार वाला रिपेयर इट एंड यूज इट फॉर हिज ओन पर्पस. देन वो क्या करता है, वो कार को जो है किसी और गैर को दे देता है, तो डैमेज हो जाती है कार. तो डैमेज होने के बाद में वो जिसको देता है वो फिर उसको सही करा के किसी फाइनेंस कंपनी को देता है. तो फर्दर तो ये क्या हो रहा है कि कार एक जगह से आई दूसरी जगह चली गई विदाउट एनी परमिशन. तो कोर्ट क्या हेल्ड करता है कि जो लास्ट ओनर जो होता है उसको कोर्ट हेल्ड करता है कि वो जो है रियल जो ओरिजिनल ओनर था पहले वाला, उसको कार रिटर्न कर दे. ठीक है, तो उसे कार रिटर्न करनी होगी. जो लास्ट जो बायर था उसको डैमेजेस क्लेम, ही कैन क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम दी, जिसने ये जो कार जो मिसयूज करी है उसको, उससे जो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ये है. तो इसमें क्या है, जो ट्रू ओनरशिप ट्रू डिफेक्टिव टाइटल की बात हो रखी है, कि जो ओरिजिनल ओनर है अगर वही ट्रांसफर कर सकता है, कोई और ट्रांसफर नहीं कर सकता कार को. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया. अब देखो ये केस सिंपल सी बात ये कहता है कि जो इंडिया के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो इंग्लिश लॉ से मैच करते हैं. इस केस में टाइटल के केस में, टाइटल ओनरशिप के केस में द रूल्स आर मैचिंग विद इंग्लिश लॉ. अब एक्सेप्शंस, अब इस जो ये जो बेटर टाइटल वाली जो डॉक्ट्रिन है आपकी न्यू कोड नॉन हैबिट वाली, व्हाट आर द एक्सेप्शंस. ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय एस्टॉपल. एस्टॉपल तो आप समझते हैं, एक बार एस्टॉपल होता है कि अगर मैंने कोई बात कह दी तो मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता. मैंने कुछ डिक्लेयर कर दिया या कोई बात कह दी तो मुझे उसको आगे फॉलो करना ही होगा. तो सपोज मैंने अगर सेल करने के लिए बोल दिया तो मैं डिनाई नहीं कर सकता. सो दिस इज एक्सेप्शन, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय एस्टॉपल. सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट. मर्केंटाइल एजेंट जब हम अपॉइंट करते हैं तो मर्केंटाइल एजेंट इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बट स्टिल ही कैन सेल द गुड्स. ठीक है, बिकॉज आई हैव ऑथराइज्ड, द ओनर, द रियल ओनर हैज ऑथराइज्ड द पर्सन. ठीक है, सो दिस इज आल्सो द वन ऑफ द एक्सेप्शन. सेल बाय जॉइंट ओनर. Now the concept comes when we are the joint owner of the property and the buyer is purchasing the goods bona fidely from one of the joint owner, without having the information that other owners don't know about this transaction. Then in that case the other joint owners are also bound by the transaction.
ठीक है, so this is also one of the exceptions. Now fourth is sale by a person in position under the wordable contract. Suppose देखो wordable contract, in the contract that I think you have know that whatever the wordable contract, coercion, fraud, misrepresentation and influence, in these cases there are wordable contract. So wordable contract, before awarding that contract, if you are selling that goods, it will be a valid transfer. ठीक है, जो अवॉइडेबल में क्या होता है कि या तो मैं अवॉइड कर सकता हूँ या फिर एक्सेप्ट कर सकता हूँ. तो बिफोर अवॉइडिंग इफ आई एम सेलिंग देन इट इज अ सेल. सेल बाय द सेलर इन पोजीशन. अब जो भी सेलर के पास, अगर सेलर सपोज सेलर ने गुड्स सोल्ड कर चुका है बट स्टिल द गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ द सेलर, देन इन दैट केस डिलीवरी नहीं होती है, देन उस केस में भी वो सेलर सेल कर सकता है गुड्स को. तो हमें ध्यान रखना होगा, whenever we purchase the goods we have to take the position immediately or as soon as possible. 6 में सेल बाय द बायर इन पोजीशन. अब देखो बायर इन पोजीशन में भी यही होगा. सपोज मैंने कोई गुड्स खरीदी, खरीदने के बाद में मेरे पास जब गुड्स, जैसी गुड्स आ जाती है, सपोज अगर मेरे पास टाइटल अभी नहीं आया बट मेरे पास उस ट्रांजेक्शन के थ्रू पोजीशन आ जाता है, देन ऑल्सो आई कैन सेल द गुड्स. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शंस. रीसेल बाय एन अनपेड सेलर. अब अनपेड सेलर में आप समझती हो क्या होता है. अनपेड सेलर को जब पैसा नहीं मिला है, तो अनपेड सेलर के जो गुड्स ट्रांसफर नहीं हुई है, तो अनपेड सेलर जो है अपनी जो रेमेडी के फॉर्म में उनको रीसेल कर सकता है गुड्स को. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द एक्सेप्शन. सेल बाय द फाइंडर ऑफ गुड्स. अब बेली के केस में क्या होता है, इसको बेली बोलते हैं. अगर कोई चीज किसी को मिली है, रोड पे है कहीं अदर, जो जिसका कोई ट्रू ओनर नहीं है वहां पे, या फिर अनओनर, not the anyone is not the owner of the property, and some person who found that property. In that case what happens, the person who found the property is called the बेली होता है. तो बेली में क्या होता है, अगर मुझे लगता है कि गुड्स जो है पेरिशिंग नेचर की है, द गुड्स कैन पेरिश इन इमीडिएटली और इन सम टाइम, देन आई कैन सेल द गुड्स. और इफ इन द मेंटेनेंस ऑफ द डेड गुड I have expended 2/3 of its value, then in that case also I can sell that goods. ठीक है, तो मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो 2/3 से ज्यादा हो चुके हैं, in that case also I can sell that goods. सेल बाय द पॉनी. पॉनी और पॉनर का कॉन्सेप्ट आप समझती हो. Pawner pony, when in pledge we give some movable goods, and for that movable goods other party gives the security or money to us. So we are giving the property to as a security, and the other party is paying the money for their security. तो इसमें पॉनर पॉनी का कॉन्सेप्ट है. तो पॉनी, अब पॉनी क्या हो गया, अगर मुझे पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे पास जो गुड्स चाहिए एज ए सिक्योरिटी, मैं उस गुड्स को सेल कर सकता हूँ. अब मैं ट्रू ओनर नहीं हूँ उस गुड्स का, बट स्टिल आई कैन सेल द गुड्स फॉर रिकवरिंग माई मनी. हु इज अनपेड सेलर. अब यहाँ पे अनपेड सेलर की बात आती है. तो अनपेड सेलर सेक्शन 45 में ये परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक है. तो इसमें आप राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द सेलर एंड बायर मैंने टच नहीं करे हैं. तो राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सेलर एंड बायर आप खुद देख लीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है. तो हु इज अनपेड सेलर. अनपेड सेलर क्या होता है 45 में, जिसको उसके पैसा नहीं मिला हो, या फिर चेक के थ्रू या बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, प्रॉमिसरी नोट के थ्रू उसको पैसे नहीं मिले हो. अनपेड सेलर यानी कि आई हैव सोल्ड द गुड्स, आई एम गोइंग टू डिलीवर द गुड्स, बट आई हैव नॉट रिसीव्ड द मनी. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ये अनपेड सेलर की कैटेगरी में आ जाता है. तो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है. इफ ही इज अ सेलर एंड ही डिलीवर्स द गुड्स टू बी एंड ट्रांसफर द पोजीशन, एंड इफ बी हैज नॉट पेड द सम, देन ही बिकम्स एन अनपेड सेलर. अब अनपेड सेलर के केस में क्या है, राइट्स हैं कुछ. तो पहला राइट है जस्ट इन रैम, जस्ट इन पर्सन रैम. सेकंड राइट, तो अगेंस्ट द गुड्स होता है जस्ट इन रैम, अगेंस्ट द बायर होता है जस्ट इन पर्सन रैम. जस्ट इन रैम मींस राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी. ठीक है, तो दिस इज द राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. Just in rem means right against the whole world, और just in personam means right against a particular person. ठीक है, तो जब बायर की बात आती है तो ये just in personam बन जाता है, यानी हम बायर के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं. बट जब गुड्स की बात आती है तो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड बन जाता है, बिकॉज गुड्स की बात है, वहाँ पे कोई ओनरशिप या कोई टाइटल नहीं आ पा रहा है. राइट अगेंस्ट द गुड्स. और राइट अगेंस्ट द गुड्स क्या क्या राइट्स हैं आपके पास. राइट टू लियन है एक तो आपके पास. राइट टू लियन मीन्स जो अगर मैं सेलर हूँ, तो अगर मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं तो मैं गुड्स को अपने पास रख सकता हूँ जब तक कि कोई पैसे मुझे ना दे. सेकंड है राइट टू स्टॉपेज इन द ट्रांजिट. ठीक है, तो जो ट्रांजिट में आई एम सेलिंग द गुड्स एंड आई एम गोइंग टू डिलीवर द गुड्स, सो द गुड्स आर इन द वे, and if I got the information that my money is not going to be paid, I am not going to be paid, then in that case I can stop the transit, I can stop the delivery of the goods.
And the last is right to resell. Right to resell means if I have not received the money and there is no hope that I will receive the money, then I can resell the goods to any other person. ठीक है? So these are the three rights against the goods of unpaid seller. And the next right is right against the buyer. अब right against the buyer क्या क्या हो सकते हैं मेरे पास? अगर buyer मुझे पैसे नहीं दे रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? First point क्या कर सकता हूँ? Seller has the right to sue the buyer for the price. तो buyer को sue कर सकता हूँ, यानी कोर्ट में केस कर सकता हूँ for the price. Second thing is I can sue for the damages. ठीक है? तो seller can sue for the damages. Damages के लिए भी ये sue कर सकता है. And the third point is if the buyer has not paid the price of the goods to the seller after delivery within a stipulated time period as given in the contract, the seller can sue for the interest on the buyer. ठीक है? So whatever the interest या फिर जो money है जो उसके लिए जो price पे जो interest है उसके लिए भी buyer sue कर सकता है. ओके, so यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है. सो थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही. कोई आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेरी यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, और फॉर एनी टॉपिक, एनी स्पेशल टॉपिक इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन. सो थैंक यू फॉर द डे. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए मेरे साथ. थैंक यू सो मच.